भारती। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। और मेरे सामने हंसी मुस्कुराती सी बैठी हैं, बताइए कौन? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, दीपा। तो दीपा, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, आपको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी। हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों सहेलियों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। मंदाकिनी जी आपको भी। बिल्कुल, मेरा भी आपको और नमस्कार। आप सभी को एक हेल्दी नमस्कार भी। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि नमस्कार भी हो तो अगर वो हेल्दी हो जाए तो फिर कहने ही क्या है ना, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अच्छा, एक बात बताइए, आज ये खूबसूरत सा परिधान पहनकर आप आई हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर है, ऑरेंज सा है, मिक्स सा है, ये क्या है? साड़ी है? बिल्कुल, ये साड़ी है, थोड़ी से अलग तरीके से पहनी है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि क्या परिधान पहना है। वही मैं सोच रही हूँ कि साड़ी को जिस तरह से हम रूटीन में पहनते हैं, पारंपरिक तरीके से पहनते हैं, उससे थोड़ा सा अलग हटकर आपने इस साड़ी को पहना है। तो कैसे पहना है आपने इसे? भाई, अब ये ड्रेपिंग कैसे करी ये तो कभी किसी और दिन आपको बता देंगे, या तो आपको तो स्टूडियो के बाहर भी बता सकते हैं। लेकिन सब लोग कहते हैं ना कि बहुत फीका फीका कलर पहना जाता है, क्या कभी कभी आप पेस्टल कलर पहनती हैं, तो आज सोचा चलिए चटक चटक रंगों को पहनते हैं और हमारा जो सम्मान है, हमारा जो गर्व है साड़ी, इसे हम जब पहनते हैं तो देखिए एक अलग ही अनुभूति होती है ना। और आप बहुत ही खूबसूरत भी लग रही हैं इस परिधान में, क्योंकि आपने जिस तरह से इसको पहना है और जिस तरह के कलर्स चॉइस किए हैं साड़ी में, खासतौर से लोग अवॉइड करते हैं चटक रंगों को और हल्के कलर, जैसा कि अब आपने कहा पेस्टल कलर पहनती हैं, क्रीम कलर पहनना पसंद करती हैं, या इस तरह के कलर हम चाहते हैं, लेकिन ये कलर आप पर भी बहुत फबरा है। तो कौन सी साड़ी है ये? पटोला साड़ी है। ओहो, यानी कि आज आप पटोला साड़ी पर ही बात करने वाली हैं और वही पहनकर भी आई हैं। ताकि वो मन में जब भाव ऐसे आएंगे तो बातें भी बहुत अच्छी निकलेगी। और पटोला साड़ी की खूबी भी है, बड़े चटक कलर होते हैं उसमें, देखने में ऐसा लगता है अरे इतने गाढ़े रंग ये हम पर अच्छे लगेंगे कि लेकिन पहनकर देखिए, ये वाकई में हर एक महिला पर बहुत खूबसूरत लगता है। अरे वाह, तब तो मैं भी जो है जाकर एक पटोला साड़ी जरूर खरीदूंगी। बिल्कुल, है ना, क्योंकि इसके चटक रंग देखकर मेरा भी जो मन है वो मचल गया है। बस तो फिर हमारी सखियों का मन ऐसे मचलना चाहिए जब हम इसके बारे में और अधिक बातें करेंगे। बिल्कुल। तो पटोला की तो दुनिया में हम चलेंगे ही, साथ में आज हम बात करेंगे माधुरी बर्थवाल जी के बारे में। वो लोक गायिका है, उत्तराखंड की लोक गायिका है वो। बिल्कुल पहाड़ियों पे हम कहीं जैसे चले जाते हैं। और व्यंजन की भी बात करेंगे। भाई, जमाना देखिए, हर जगह सब्जी मंडी में अगर आप जाएं तो हर जगह हरियाली हरियाली, हरी सब्जी की बहार है। और ऐसे में मेथी, बहुत ही ताजा तरीन मेथी जब हम ताजी ताजी लेकर आते हैं तो न जाने कितने सारे व्यंजन हम मेथी के बना लेते हैं। तो आज अपने श्रोताओं पर ही छोड़े, हम अपनी सखी और सखाओं पर कि वो मेथी के कौन कौन से व्यंजन बनाते हैं उसके बारे में हमें बताएं। मंदाकिनी, आप तो छोड़ भी दीजिए, लेकिन हमारी सखियां इतनी होशियार है, पहले से उन्होंने कुछ रेसिपीज लिख भेजी। ओहो। हमारे जो श्रोता हैं वो इतने अब समझदार और इतने, क्या कहें कि हमारे साथ हमारे बातों में इतने स्मार्ट हो गए हैं, उन्हें पहले से पता होता है कि क्या पूछने वाले हैं। तो भाई आप हमें बताइए कि मेथी से आप कौन कौन से व्यंजन बनाती हैं, किस तरह के व्यंजन बनते हैं, ताकि हमें भी पता चले और हमें भी आज के इस कार्यक्रम में मेथी का कोई नया व्यंजन खाने को मिल जाए। बिल्कुल। और आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर रिश्तों की जो साझेदारी होती, छोटी छोटी बातें, हमारे घर की हो या अपनी जो बहुत ही निजी जिंदगी हो उसको भी हम शेयर कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। तो ये कितना सही है, कितना उचित है, सबको क्या लगता है? हमारे श्रोताओं ने वैसे तो अपने विचार लिखे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि आप अपनी निजी जिंदगी को, अपने जो निजी जीवन में आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनको जब आप आम दुनिया तक शेयर करते हैं तो वो कई बार आपके लिए खतरा भी बन जाता है ना। तो उस बारे में आज हम बात करेंगे और आप भी बताइएगा कि ये कितना नुकसानदायक हो सकता है। खासतौर से हम यूथ जनरेशन के लिए भी कहना चाहेंगे कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो हर बात सोशल मीडिया पर डालती है या हर तरह के फोटोज डाल देती है। उन्हें लगता है कि लाइक्स मिल जाएंगे, इतने मिलियंस हमारे फॉलोवर्स हो जाएंगे, तो उसको बहुत बड़ी हम अपॉर्चुनिटी मान लेते हैं, बहुत बड़ी सफलता का मापदंड या मूल मंत्र मानने लग गए हैं। लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या आ सकते हैं इसके बारे में हम नहीं सोच पाते, क्योंकि जब उस चीज से हम गुजरते हैं तब समझ आता है कि कितना बड़ा गलत कदम हम उठा चुके हैं। तो इस बारे में अपनी राय हमें व्यक्त करें। और फिलहाल एक प्यारा सा
चुलबुलाता सा गीत सुन चलिए, ले। जब तक वो संदेश हमें लिख रहे हैं, हाँ। हम एक गीत, ये हाँ जो आपने कहा ना, चुलबुला सा। हाँ, आपकी साड़ी जैसा। मंदाकिनी जी, हम बहुत सारे अपने ख़ास पल अपने जो होते हैं साझा करते हैं सोशल मीडिया पर। अब जैसे कहिए कि दोस्त या जीवन साथी को कोई उपहार दिया तो भी हम कर देते हैं, करीबी रिश्तों के जो ख़ास लम्हे होते हैं वो कर देते हैं, या कभी कोई ऐसी आने वाली कोई खुशियाँ हैं तो उसके पल को भी हम साझा कर देते हैं। हाँ। ठीक है, हर एक चीज़ को करना एक हद तक ठीक है और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराना ये भी अच्छी बात है, लेकिन इन सब के साथ एक और पहलू है कि सोशल मीडिया पे साझा ये जो किया है हमने इन पलों को, इन क्षणों को, तो उससे बाहरी क्या उत्पन्न होता है, कोई दबाव? बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे? हाँ, वो ऐसे कि लोग आपके रिश्ते को एक आदर्श तो मानने लगते हैं और ये उम्मीद करते भी हैं कि वो हमेशा वैसे ही बने रहेंगे। हाँ, क्योंकि हम हमेशा हर चीज पॉजिटिव डालते हैं, हाँ। अच्छी अच्छी बातें डालते हैं, हाँ। या कभी कभी ऐसा होता है झूठा ही हंस के डाल देते हाँ। हैं, है ना? वो नाटकीयता क्योंकि निजी जीवन में कहीं ना कहीं नाटकीयता रहती है, और हम उसको उजागर ऐसे करते हैं जैसे बहुत प्रेम है, बहुत ही करीबी संबंध हमारे हैं जी। तो इस तरह की उम्मीदों का दबाव कभी कभी रिश्ते पर भी भारी पड़ जाता है, क्योंकि लोग आपकी निजी जिंदगी के हर पल को फिर उसी नजरिए से देखते हैं। जी बिल्कुल। अब ये समझना पहले बहुत ज़रूरी है कि ये साझा करना क्यों ज़रूरी है, ये शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। तो पहली बात दिमाग में आ रही है वो यही, जैसे अभी आपने कहा कि तुरंत हमें प्रतिक्रिया मिल जाती है, जैसे लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद हमारे मान्यता, हमारे आत्मसम्मान को कुछ वक्त के लिए ये बढ़ाती है। हमारे जो निर्णय हैं, डिसीजंस हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं या उपलब्धियां हैं, उसके बारे में भी हमें आत्मविश्वास देती है कि भाई देखिए हमें कितने लोग पसंद करते हैं। ये भी लगता है कई बार हमें कि हमारी खुशी जो है उसमें सभी लोग शामिल हो जाएं, और शायद ऐसे ही किसी तरह की हम समूह की खोज करते हैं कि अपने निजी पलों को सोशल मीडिया पर हम शेयर कर दें। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए दीपा, कि वहाँ जो लोग बैठे हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, वो हो सकता है आपकी इन निजी फोटो को किन अर्थों में देख रहे हैं, उनके क्या अर्थ लगा रहे हैं, आप जिस भावना से डाल रहे हैं वो उच्चतम भावना उनके भीतर है भी कि नहीं। कहीं वो हंस तो नहीं रहे हैं, दिखाने का वो लाइक डाल रहे हैं, लव भी डाल रहे हैं, सब इमोजी डाल रहे हैं, आप तो खुश, लेकिन वो बैठकर अपने ग्रुप में आपके फोटोज को, आपकी भावनाओं को, आपकी प्रतिक्रियाओं को, या आप जो भी उनको शेयर कर रही हैं उनको किन अर्थों में ले रहे हैं, और किस भौंडे तरह से फिर वो आगे उनको पेश कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता चलता है। बिल्कुल। अब देखिए ना, जब पास पड़ोस या सभी रिश्तेदार कुछ न कुछ सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे होते हैं, तो एक हमें लगने लगता है कि ज़रूरत है हमारी भी कि हम डालें। ये भी बात एक हो जाती है, और हमें ये करना चाहिए, और फिर वहीं से एक सोच उत्पन्न होती है कि भाई कहीं हम पिछड़े हुए तो ये जो आजकल हमारी सोच बन गई है ना, कि हम जितने एक्टिव होंगे सोशल मीडिया पर उतने ही हम स्मार्ट हैं या आधुनिक हैं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जी, बहुत बड़ी गलती में हम जी रहे हैं, क्योंकि आप अगर ब्रिलियंट हैं, आप अगर इंटेलिजेंट हैं, आप रिश्तों को निभा रहे हैं, आप आदर्श रिश्ते बनाते हैं, तो ये आपका निजी मामला है, और वो आपके घर तक सीमित होना चाहिए या उन रिश्तों तक सीमित होना चाहिए जहां आप इन रिश्तों को मानते हैं। मान लीजिए पति पत्नी का ही रिश्ता है, आप अगर पति पत्नी अपने आप में खुश हैं, तो आपको दुनिया को बताने की जरूरत ही नहीं है कि आप एक बेहतर जोड़ी हैं, आप बहुत बड़ी आदर्श जोड़ी हैं, है ना? ये बताना कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल, यही मुझे विचार आ रहा था कि जो आपने कही पति पत्नी का रिश्ता, या घर का और कोई भी भाई बहन का रिश्ता भी हो सकता है, तो ये हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं, तो क्या इन्हें सार्वजनिक करना जरूरी है? है ना? और रिश्तों को लेकर बहुत अधिक जब साझा करते हैं तो एक नेगेटिव पहलू भी आ जाता है कि समय के साथ ये असली रिश्ते से अधिक कहीं महत्व तो नहीं पा रहे हैं, और हम उन मान्यताओं के प्रति क्या बहुत अधिक अट्रैक्ट हो रहे हैं, या हमें ये ऑनलाइन जो मिल रही है ना सारी ध्यान मिल रहा है, लोगों के जो समय मिल रहा है, हमें लोगों की एनर्जी, उनका ऊर्जा जो हमें मिल रही है, तो हमें लगता है कि सोशल मीडिया पर ही बस जो है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, और कहीं ना कहीं हम असली रिश्तों में कहीं पीछे होते जा रहे हैं। जो आभासी रिश्ते हैं ना, उन पे हम बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो गए हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगे हैं कि हमारे इतने मित्र हो गए हैं, हमारे 5000 6000 मित्र मंडली है, लेकिन उनमें से क्या कभी आपने बात की किसी मित्र से? क्या आपने उनके सुख दुख जाने? क्या उनके बारे में आप जानती हैं? बजाय इसके कि आप अपने घर में जो आपके परिवार के लोग हैं उनके साथ कितना समय व्यतीत करती हैं, है ना? सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोशल मीडिया में लगी
लगी रहती हैं या घर के रिश्तों को मजबूत बनाने की ओर ध्यान देती हैं, तो ये बात आपको ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। तो दीपा, बात चल रही है कि सोशल मीडिया पर रिश्तों की जो साझेदारी हो रही है वो कितनी सही है, कितनी गलत है। तो हमारे श्रोताओं ने भी अपने विचार लिखने शुरू कर दिए बहुत हैं। बढ़ चढ़ के लिखा है और बहुत अच्छे, मतलब बहुत सारा कुछ लिखा है। तो हम भी चाहते हैं कि उनकी जो कही बातें हैं बाकी हमारे सभी श्रोताओं तक पहुंचाएं। हाँ। एक जो संदेश आया है ये कहता है कि सोशल मीडिया भी आज रिश्ते तय कर रहा है, आप चौंकिए नहीं। अब माँ बाप मामा मौसा की तरह ये सब जो है ये भी नज़दीकी रिश्तेदार बन गया है। लेकिन सोशल मीडिया का रिश्ता कितना टिकाऊ है ये सोचने का विषय है, क्योंकि देखने में आया है कि कुछ समय के बाद इन रिश्तों में पैसों की अहमियत से टकराव बढ़ जाता है, जिससे रिश्ते टूट जाते हैं। सामने बैठकर जिन रिश्तों की बात की जाती है वहाँ हर चीज़ सामने ही तय कर ली जाती है, जिससे रिश्ते निभने में कोई संदेह नहीं रहता। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जो रिश्ते बनते हैं वो सामने बैठकर नहीं होते हैं, फिर उन्हें गारंटी भी नहीं होती। एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया जीवन ऐसे प्रतीकों से भरा है जो जीवन के अनुभवों, मूल परिवार और संस्कृति के आधार पर अलग अलग अर्थ रखते हैं, और ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने साथी के साथ चर्चा करें कि सोशल मीडिया क्या प्रतीक है और आप दोनों के लिए इसका क्या अर्थ है। ये समझना कि सोशल मीडिया आप दोनों के लिए क्या दर्शाता है आपको ये समझने में मदद कर सकता है कि आपका साथी ऑनलाइन कैसे जुड़ना चाहता है, कैसे नहीं जुड़ना। मतलब आप अपने जीवन साथी से बातचीत करें, तब किन्हीं बातों को आप ऑनलाइन साझा करें। बिल्कुल। अच्छा, एक संदेश ने दोनों बातें कही हैं। ये कह रही हैं कि सोशल मीडिया लोग दूर दूर रहने वाले मित्रों और परिवारों के सदस्यों से जुड़े रहने या अपने जीवन साथी, बच्चों और स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ संवाद सुधारने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत भी बता रहे हैं कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से प्रियजनों के साथ बिताया गया समय कम हो सकता है और रिश्तों में असंतोष हो सकता है। ये कमियां पहले से मौजूद रिश्तों की समस्याओं या मनोवैज्ञानिक स्थितियों से संबंधित हो सकती हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर रिश्तों की साझेदारी करने के लिए आपको अपने रिश्तों के साथ संवाद करना चाहिए और सीमाएं तय करनी चाहिए। सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करने से रिश्ते मजबूत होते हैं, वहीं इसका ज्यादा इस्तेमाल करने से रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। और ये लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर रिश्तों की साझेदारी के बारे में कुछ बातें यूँ हैं कि आपको अपने रिश्तों के साथ संवाद करना चाहिए और रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए आपको सीमाएं तय करनी चाहिए। साथ ही आपको पारदर्शी रहना होगा और आपको अपना सारा समय जो है वो सीमित करना होगा। सोशल मीडिया पर रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए आपको अति मतलब उसमें नहीं समय देना होगा और खुलकर संवाद करना चाहिए। रिश्तों से जो जुड़ी समस्याएं हैं उन पर विचार करना चाहिए, जैसे कि ईर्ष्या है, असुरक्षा है, अविश्वास, ये भी बढ़ सकता है क्योंकि आप ज्यादा अगर सोशल मीडिया पर ध्यान देंगे तो नकारात्मक अनुभव और भावनाएं भी आपके भीतर पैदा हो जाती हैं। हाँ, यानी कि उन्होंने छोटे से एक संदेश में सारी बातें सारा सार इन्होंने लिख दिया। एक संदेश ये कहता है कि जब से सोशल मीडिया हमारे द्वार पर आया तब से रिश्ते के मायने बदल गए। आजकल किसी भी उत्सव, त्योहार, व्यवहार हो या कोई भी कार्यक्रम हो, सोशल मीडिया या उसके माध्यम से निमंत्रण भेजा जाता है और निमंत्रण को लोग स्वीकार भी कर लेते हैं, परंतु जो आनंद अनुभूति हमारे रिश्तेदारों को, हमारे घर परिवार को जाकर उन्हें सादर निमंत्रण देने का आनंद जो मिलता था वो एक अलग ही है। बिल्कुल। तो ये अनुभव एक अलग हो गया है। हाँ। ये वो कहना चाह रहे हैं। इनका कहना यह है कि भी हम घर जाकर जब कार्ड देते थे और रिक्वेस्ट करते थे कि आपको सब परिवार आना है तो उसकी खुशी ज्यादा ही होती थी, बजाय इसके कि हम व्हाट्सएप पर कार्ड देख लेते हैं, मैसेज देख लेते हैं या लेकिन ठीक है, कई बार ऐसा भी एक इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि दूर बैठा आदमी अगर हमें डिजिटल कार्ड भेज रहा है तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। लेकिन हाँ, अगर हमारे आस पड़ोस में या आजू बाजू में रहने वाला आदमी भी, इंसान भी आपको इस तरह से भेज रहा है तो वो बुरा लगता है कि भाई घर आकर, क्योंकि इतना बड़ा महोत्सव या उत्सव आपके घर में हो और आपने खाली उसको एक डिजिटल कार्ड बनाकर भेज दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके प्रति ज्यादा वफादार नहीं है। और एक श्रोता लिखते हैं कि लोग दूर दूर रहने वाले मित्रों और परिवार के सदस्यों से जुड़े रहने या अपने जीवन साथी, बच्चों और स्वास्थ्य के साथ, पेशेवरों के साथ संवाद सुधारने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और कुछ कमियां कह रहे हैं कि रिश्तों में असंतोष पैदा करती हैं ये चीज़ें, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि कितना समय सोशल मीडिया को देना है। बिल्कुल। अच्छा, एक और है कि ये सोशल मीडिया सभी तरह के रिश्तों को सकारात्मक, नकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित कर सकता है। लोगों को एक दूसरे से जुड़ने में
में मदद कर सकता है, लेकिन इससे व्यक्तिगत रूप में बिताए जाने वाले समय की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। एक श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है कि आज के समय में हर कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है और इस बात को लेकर हर वक्त विवाद छिड़ा रहता है कि ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक। तो ये विवाद खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है। सोशल मीडिया का प्रभाव सकारात्मक होने के साथ साथ नकारात्मक भी हो सकता है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे लेते हैं। सोशल मीडिया एक ही समय में नशे की लत, समय लेने वाली और प्रेरणादायक है। रिश्तों पर सोशल मीडिया का प्रभाव न के बराबर है। सोशल मीडिया इतना शक्तिशाली हथियार बन गया है कि इसकी दुनिया से बाहर निकलना अब मुश्किल हो गया है। सभी रिश्ते नकारात्मक प्रभाव का सामना नहीं करते, कुछ इससे सीखते हैं तो इसे अधिक सकारात्मक तरीके से भी देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बिल्कुल उन्होंने। सही कहा उन्होंने। और देखिए, इन सब की जो इतने हमने संदेश पढ़े उसमें एक ये निचोड़ आया है कि हमें इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। जैसे आप सालगिरह की या कोई सगाई या कोई बड़ी आपकी उपलब्धि है, उसको आप कैसे साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अगर आप व्यक्तिगत विवरण वहाँ पे दे रहे हैं तो उससे हमें बचना चाहिए। और जो निजी पल हैं आपकी जिंदगी के, है ना, जो निजी लम्हे हैं, निजी फोटोज हैं, उनका शेयरिंग नहीं होना चाहिए। वो आपके अपने पल हैं जहां आप और आपका साथी या आपके परिवार के सदस्य आपसे जुड़े हैं। आपस में घर में बैठकर उन पलों को साझा कीजिए और उसका आनंद लीजिए। सोशल मीडिया पे जो साझेदारी की एक बड़ा मज़ेदार किस्सा हमारी सहेली लिख रही हैं कि रिश्तेदार की एक बहू ने जन्मदिन पर अपने पति को फेसबुक के माध्यम से विश किया उनका जन्मदिन। मैं भी बधाई देने के लिए मैंने भी फ़ोन किया और पूछा कि तुम कहीं बाहर हो क्या? तो उसने कहा नहीं, फेसबुक पर तुम विश कर रही हो इसलिए मुझे लगा कि तुम शायद बाहर हो। बहुत ज़ोर से वो हंसने लगी और कहने लगी, आंटी आज जो शब्द लिखा जा रहा है माय डियर, ये फ़ोन पे या ये सामने मैं ही सुनता, सोशल मीडिया पर कोई नहीं देखता। मैं थोड़ी देर के लिए मैं सोच में पड़ गई कि क्या पति पत्नी के रिश्तों में ये दिखावा ज़रूरी है? हो सकता है आज ये ट्रेंड में हो, लेकिन हम तो ये ट्रेंड नहीं जानते हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जो प्रेम है वो आपके बीच में होना चाहिए, न कि दुनिया को दिखाने के लिए होना चाहिए। फिर वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। और एक बात और है दीपा कि जब आप घर से बाहर जाते हैं तो कई बार हम क्या डाल देते हैं कि भाई हम वहाँ जा रहे हैं, हम फला दिन पे जा रहे हैं, 8 दिन के लिए हम यहाँ। हम सारी जानकारी पता नहीं सोशल मीडिया पर डालकर क्या सोचते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ऐसा लिख देने से ये जो सार्वजनिक जब खबर हो जाती है तो हो सकता है आपके लिए भी वो नुकसानदायक हो, आपके स्वास्थ्य के लिए भी, और दूसरा आपकी अनुपस्थिति में आपके घर के लिए भी वो स्थिति ठीक नहीं हो सकती। आप जब घर पर नहीं है तो हजारों लोगों ने उस न्यूज को पढ़ा है, उस पोस्ट को पढ़ा है, और उन्हें ये पता है कि पीछे से घर उनका खाली है, या आप कहाँ जा रहे हैं। भगवान न करे कल आपके प्रति भी किसी का दुष्विचार आपके प्रति है तो वो आपके साथ भी कोई हानि पहुंचा सकता है आपको, है ना। तो इस तरह की बातें हमें नहीं लिखनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपके जो बच्चे हैं उनकी तस्वीर भी साझा न करें, खासतौर से लड़कियों की, बिटियाओं की तस्वीर को खुलेआम साझा न करें। अगर आपको करनी है तो परिवार का जो अपना एक ग्रुप होता है उसमें साझा करें, शेयर करें, और उन्हें भी बता दें कि इस तस्वीर को आप कहीं अन्यत्र साझा नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरह की बातें हमें ध्यान में देनी चाहिए। और अब तो देखो ऐसा है आप कहोगी कि मंदाकिनी जी क्या कहना चाह रही हैं। मुझे लग रहा है कि पहाड़ों की सैर कर ली जाए इस लोकगीत के साथ कि सैरा की मिंडोली ने डाली पैया जामी। क्या समझी? मैं समझी तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? आज तो हम घूमते नहीं हैं। अरे घूम तो नहीं रहे हैं, आप सोच रही हैं कि आपको पर्यटन के रूप में मैं कहीं ले जाने वाली हूँ। ऐसा नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी गायिका के पास लेकर जाने वाली हूँ जो उत्तराखंड की लोक गायिका है। है ना? तो आपने उत्तराखंड का ये मशहूर कोई लोकगीत हमें सुनाया। उनकी लोकगीत है, उनका लोकगीत है जिसे मैंने बहुत ही झिझक कर गाया है, क्योंकि किसी भी लोक गायिका को गाना आसान नहीं होता है, है ना। तो सखी विशेष में आज हम उत्तराखंड की जो लोक गायिका हैं माधुरी बड़थवाल के बारे में बात करने वाले हैं। तो बताइए उनके बारे में। जी देखिए, ये ऑल इंडिया रेडियो में पहली महिला संगीतकार के रूप में भी जानी जाती हैं। माधुरी बड़थवाल को 2019 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला है। लोक गीतों और लोक संगीत के संरक्षण और प्रचार के लिए इन्हें 2022 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया। और उत्तराखंड की लोक संगीत के संरक्षण के लिए बरसों से वो
काम कर रही हैं। बिल्कुल सही कहा। और माधुरी जी का जो जन्म है 1953 में उत्तराखंड के यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल में हुआ। आपके पिता चंद्रमणि उनियाल स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय सेनानी रहे और साथ ही वो एक गायक थे, सितार वादक भी थे। यही कारण था कि उन्हें बचपन से ही संगीत का जो माहौल था वो घर से ही मिला था। जी। लैंसडाउन से उन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा की, हाई स्कूल की शिक्षा भी वहीं से उन्होंने ली। अपने संगीत प्रभाकर की डिग्री भी हासिल की है। इसके बाद इलाहाबाद जाकर भी संगीत का प्रशिक्षण लिया। एक तरह से यूँ कहिए कि आपका जीवन संगीत समझने सीखने में ही व्यतीत रहा। बिल्कुल, उन्होंने प्रकृति के लिए बहुत कुछ गाया है। प्रकृति के वो करीब रहती हैं और बचपन से ही उन्हें संगीत में रुचि थी और ऐसे समय में थी जब लड़कियों का गाना बजाना बहुत ही गलत समझा जाता था। जी। तो इसी रूढ़िवादी विचारधारा को खत्म करने के लिए उनके मन में ये बात आई कि महिलाओं को संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए वो स्वयं प्रयास करेगी। जी। और अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए उन्होंने आकाशवाणी नजीमाबाद के लिए कार्य किया। उनको ऑल इंडिया रेडियो नजीमाबाद की प्रथम महिला संगीतकार के रूप में भी जाना जाता है। इसी आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम धरोहर, इसके अंतर्गत उन्होंने लोक संगीत और लोक गाथाओं का प्रचार प्रसार बहुत किया और ये कार्यक्रम बहुत प्रसिद्ध भी हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। और महिलाओं के प्रति जो रूढ़िवादी विचारधारा को खत्म करने के लिए उन्होंने पारंपरिक मंगल टीमें बनाई, बीड़ा उठाया, जिसमें महिलाएं ढोल बजाना सीखने लगी, जो अब तक पुरुषों का ही क्षेत्र माना जाता था। तो चुनौती भरे जीवन में इस कार्य के लिए उनके पति डॉक्टर मनुराज शर्मा बड़थवाल का उन्हें भरपूर साथ मिला था। जी। आज उनके माध्यम से प्रशिक्षित महिलाओं का बैंड एक मिसाल बन चुका है। मंदाकिनी जी, लोकगीत और संगीत में माधुरी बड़थवाल को 50 वर्ष से भी ज्यादा उन्होंने शोध किया है। इतना बड़ा और लंबा अनुभव है उनका। जी। और अपने अथक प्रयासों से ही उन्होंने दीपा उत्तराखंड के दुर्लभ वाद्य यंत्रों को दस्तावेज के स्वरूप में सहेजा, संजोने का जो है महत्वपूर्ण कार्य किया है। और उत्तराखंड में इस्तेमाल होने वाले प्रत्येक वाद्य यंत्र को भी वो जानती हैं, बजाती भी हैं और सिखाती भी हैं। तो उस कला को, उस लोक कला को उन्होंने जीवित रखने का एक महान कार्य किया है। जी। तो अब हम आते हैं उसी बिंदु पर जहाँ से हमने बातचीत शुरू की थी। यानी आपने इतनी सुंदर साड़ी पहनी है और इसको जिस तरह से लपेटा है, पहना है, तो वो तो मैं जानना ही चाहूंगी। जैसा कि आपने कहा कि मुझे सिखा भी देंगी जब मैं पटोला साड़ी लेकर आऊंगी। पर ये साड़ी है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा पता करें कि साड़ियों की दुनिया में पटोला साड़ी क्या मायने रखती है। हाँ, बिल्कुल। ये हाथ से बनी साड़ियाँ होती हैं मंदाकिनी जी, और इसके लिए एक ख़ास तरह की कला की आवश्यकता होती है, क्योंकि पटोला बुनाई के लिए बहुत ज़्यादा आपको मानसिक गणना, मतलब आपको दिमाग से वो कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग डिज़ाइंस है ना इसमें। वो डिज़ाइन के लिए उसमें गणित की भी कुछ ज़रूरत रहती है। और साथ में अगर आप में धैर्य नहीं है तो ये साड़ी बुनना बहुत मुश्किल। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि गुजराती पाटन पटोला साड़ी की अपनी एक अलग पहचान है और एक अलग ही लोकप्रियता है। और जो पटोला नाम है वो संस्कृत शब्द पटकुल्ला से लिया गया है और यह पटोल शब्द का बहुवचन रूप है। वैसे तो पटोला का कपड़ा जो है गुजराती मूल का बताया जाता है, लेकिन इसका जो सबसे पहला उल्लेख अगर हम देखें ना तो दक्षिण भारत के धार्मिक ग्रंथों में हमें मिलता है। और धार्मिक ग्रंथ नरसिंह पुराण में समारोह में पवित्र अवसरों के समय महिलाओं ने इससे बने कपड़े पहने, ऐसी जानकारियां भी उसमें मिलती है। जी है। देखिए, यही इसी तरह की जानकारी हमारे एक श्रोता ने लिखी है। वो कहते हैं पटोला साड़ी की उत्पत्ति गुजरात के पाटन शहर में हुई थी। अब ये दोहरी इक्कत बुनाई की साड़ी है। पटोला साड़ियों का इतिहास 12वीं शताब्दी से जुड़ा है। पटोला साड़ी इसे बनाने के लिए कला और पारिवारिक परंपरा ये कहा जाता है। और इसकी जो इतिहास से जुड़ी जो खास बातें हैं वो ये बता रहे हैं कि केवल बेटों को ही सिखाया जाता था उस वक्त, ये कोई और नहीं सीखता था इस तकनीक को। और इसे बनाने में 6 महीने से 1 साल तक लग जाता था। फिर उल्टा और सीधा किसी भी तरह से इसे पहना जा सकता है, ये इसकी एक विशेषता है। अच्छा, अगर आपको लगता है ये सीधा साइड है, उल्टा साइड है, हम नहीं फॉल लगाते हैं तो ध्यान रखते हैं, लेकिन पटोला साड़ी की ये खास बात है कि पीछे से और आगे से एक सी नजर आएगी। और इसके रंग कभी फीके नहीं पड़ते। ये साड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं। इन्हें धन का प्रतीक भी माना जाता है और स्त्री धन या दुल्हन की संपत्ति का एक ये अनिवार्य हिस्सा माना गया है। और इन साड़ियों को दक्षिण पूर्व एशिया में स्टेटस कपड़ों के रूप में भी माना जाता है। बहुत मुश्किल से बन पाती है ये वाली साड़ियाँ। और दक्षिण भारतीय ग्रामीण ग्रंथ, जैसे आपने अभी बताया, नरसिंह पुराण में इसका जिक्र मिलता है।
और ऐसा भी माना जाता है दीपा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की जो साल्वी जाति के 700 रेशम बुनकर थे उस समय, सोलंकी राजपूतों, गुजरात के शासक वर्ग और राजस्थान के कुछ हिस्सों का संरक्षण हासिल करने के लिए 12वीं शताब्दी में गुजरात चले गए थे। तो इस तरह से इस साड़ी का जन्म हुआ, यूं कहा जा सकता है। और पटोला को ताने और बाने की तकनीक का उपयोग करके प्रतिरोध रंगाई प्रक्रिया की मदद से इसको बनाया जाता है। और आमतौर पर 3 लोगों को एक पटोला बुनने में 4 से 7 महीने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये महंगी साड़ी है और बहुत कम लोग खरीद पाते हैं क्योंकि महंगी है। और शीशम से बनी तलवार के आकार की छड़ी का उपयोग सूत को समायोजित करने के लिए इसको किया जाता है। बिल्कुल। और पहले चरण में पैटर्न्स के अनुसार सूत को, जो सूती धागे हैं, उसे बांधना शुरू करते हैं। अब इसका माप 1 इंच के से लेकर के उसका 100वां हिस्सा भी हो सकता है, मतलब इतना छोटा भी डिजाइन हो सकता है। और जितना छोटा हो वो उतना ही कठिन हो जाता है बनाना। और रंगों के एक विशिष्ट क्रम का पालन करते हुए इसको यान को बांधने और उसको रंगने के कई अलग अलग उसके चरण है, उससे गुजरना पड़ता है। एक भी धागे का जो अगर थोड़ी अपनी जगह से वो हट गया, यानी उसका विस्थापन हो गया, तो डिजाइन जो उसकी व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है। और फिर वो कपड़ा जो है वो फिर साड़ी बनाने के काम में नहीं रह पाता, बहुत पूरा हट जाता और फिर से नया करना पड़ता है। यानी कितना कंसंट्रेशन, जो आपने भी शुरू में कहा कि धैर्य की जरूरत होती है, बहुत धैर्य की, है ना जी। क्योंकि आपका ध्यान अगर हटा नहीं और वो डिजाइन बिगड़ा नहीं तो फिर से पूरी साड़ी को बनाना पड़ता है। जी बिल्कुल। और डिजाइन में हर रंग का एक अलग ही स्थान है इसमें, जिसे बुनते समय बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। और इस तरह की जटिलता के लिए बहुत ही ज्यादा धैर्य, जैसा कि आपने बताया भी था, और स्मार्टनेस जिसे कहते हैं ना कि आप एक्टिव रहें बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे अगर उदाहरण के तोते का अगर उसमें डिजाइन देना है, कलर भी डालना है, डिजाइन भी डालना है, तो वो सूत में रंगाई ऐसी होगी कि, और वो सूत इस तरह से घुमा जाएगा उस जो शीशम के लकड़े पर कि वो बिल्कुल जो डिजाइन है वो हरा रंग उसी जगह पर ही आना चाहिए और बिल्कुल तोते की शक्ल में ही आना चाहिए। और पटोला करगा की एक अनूठी बात ये भी है कि ये एक तरफ से झुका हुआ होता है और एक साड़ी पर 2 लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत पड़ती है। और पैटर्न की जो लंबाई और मुश्किलात हैं, जो जटिलता है, वो इन टुकड़ों को बनाने में 1 साल तक का समय लग जाता है। जी बिल्कुल। और पटोला को आमतौर पर एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन जो होते हैं ना, वो उसमें होते हैं, कोई ज्योमेट्री वाले पैटर्न्स भी होते हैं इसमें। फिर हाथी हो या मानव आकृतियां हैं, फूल, कलश, शिखर, पान, जो तोते की अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये भी उसमें बड़े प्रसिद्ध ये सारे डिजाइन्स हैं। और साथ साथ में गुजरात की जो वास्तुकला है, इनसे भी प्रेरित होकर इसमें बनाया जाता है। और कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि पटोला में बुने हुए कमल के फूलों को, कलियों को, पत्तियों को एक चक्र सहित एक लोकप्रिय पैटर्न जिसे चबर्दी भाट यानी टोकरी डिजाइन के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो है प्रजनन क्षमता से जुड़ा होता है और कुछ संस्कृतियों में शादी समारोह के लिए भी इसे पहना जाता है। तो गुजरात में दुल्हन को इस तरह की साड़ियां पहनाई जाती हैं और ऐसा माना जाता है कि ये साड़ी दुल्हन के लिए शुभ होती है। और हमारे श्रोता क्या लिखते हैं? हमारे श्रोता ने एक पढ़ते हैं, पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, 1 क्यों 2 पढ़िए। पटोला साड़ी हथकरघे से बनी एक प्रकार की साड़ी है, गुजरात के पाटन में बनाई जाती है और ये रेशम से ही ज्यादा करके बनती है। और जैसे हमने बताया कि ये पटोला शब्द बहुवचन है, ये भी उन्होंने लिखा है और साथ में लिखा है कि ये वस्त्र राजघराने के लोग पहना करते थे। आगे लिखते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत में या 19वीं शताब्दी के आरंभ में पटोला इन दोनों तरफ से बनाया जाता था और ये काफी महीन काम है। पूरी तरह सिल्क से बनी इस साड़ी को वेजिटेबल डाई या फिर कलर डाई से किया जाता है इसका काम। और ये काम करीबन 700 साल पुराना है। हथकरघे से बनी साड़ी को बनाने में 1 साल का समय लग जाता है और ये इतनी आसानी से मार्केट में नहीं मिलती। जो खास जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं वहीं पर ही ये वाली साड़ियाँ उपलब्ध हैं। और ये साड़ियों की रेंज अलग अलग हो सकती है। 2 बुनकर कम से कम 15 से 20 दिन और अधिकतम 1 वर्ष का भी समय ले सकते हैं। और साड़ियों की कीमत भी बुनकरों के परिश्रम और उनके माल की लागत के हिसाब से 5,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की भी होती है। अच्छा, यानी कि थोड़ी महंगी पड़ती हैं साड़ियाँ। जी बिल्कुल। और एक ने ये कहा है, एक श्रोता ने, कि रामायण और नरसिंह पुराण में पटोला कपड़े का जिक्र मिलता है। राजा जनक ने सीता जी को पटोला भेंट किया था। पटोला
साड़ी हथकरघे से बनी एक प्रकार की साड़ी है जो गुजरात के पाटन में बनाई जाती है और ये प्राय रेशम की बनती है। पटोला शब्द बहुवचन का शब्द है जिसका एक वचन पटोलू है। तो पटोला साड़ियाँ बहुत ही कीमती भी होती हैं जी। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पटोला साड़ी ऐसे दोनों तरफ से बनाया जाता है और ये काफी महीन काम है। पूरी तरह सिल्क से बनी साड़ी को वेजिटेबल डाई या फिर कलर डाई लगाई जाती है और ये काम करीब 700 साल पुराना है। हथकरघे से बनी इस साड़ी को बनाने में करीब 1 साल लग जाता है और ये साड़ी आमतौर पर मार्केट में नहीं मिलती है। अच्छा, एक संदेश में लिखा है कि एक असली पटोला को कैसे पहचाने। हाँ। तो उसके डिजाइन के किनारों पर रंगों का कोई धुंधलापन नहीं होगा या कोई रंग एक दूसरे रंग पे चढ़े हुए नहीं होंगे। अच्छा। और बुनाई तकनीक की सटीकता को ये दर्शाता है। साथ में डबल इकत तकनीक ही ये सुनिश्चित करती है कि पटोला साड़ी के जो जटिल डिजाइन है दोनों तरफ एक जैसे दिखें, आगे और पीछे से। और ये रेशम में ही खास तौर पे बनती है और विदेशों में इसका व्यापार बहुत अधिक होता है। और इसका आंचल भी बहुत खूबसूरत होता है दीपा। बिल्कुल। एक लोकगीत आया है पटोला से जुड़ा हुआ। अच्छा। ये लिखता है कि छैला जी मारे हाटू पाटन थी, मोघेरा पटोला लावजो लोल। और लोकगीत गुजराती फिल्म सोन कंसारी इसमें शामिल हुआ था ये। तो ये देखिए कितना सुंदर लगता है। जब भी इस तरह के लोकगीत और लोक संगीत हमारे फिल्मी हर संस्कृति से जुड़ा एक लोकगीत है, हर भाषा से जुड़ा है और उनमें हर चीज़ों का, हमारी जो चीज़ें उनका जिक्र भी आता है जी। और इसके रखरखाव के लिए एक संदेश आया है कि इन्हें कभी ड्राई क्लीनिंग नहीं करवाना चाहिए। अच्छा। धूप में बस हल्का सा दिखा दीजिए और कपड़ों में कभी नमी नहीं आनी चाहिए क्योंकि उससे उनके जो रंग होते हैं उस पर असर पड़ सकता है। हाँ। और बहुत ही जल्दी कीड़े भी लग जाते हैं। हाँ। क्योंकि ये साड़ी ज्यादा करके सिल्क की होती है। तो उसका आपका एहतियात रखना बहुत जरूरी है। रेशम की साड़ी है तो उसे बहुत ही संभाल कर रखना जरूरी होता है। चटक रंग में एक रंग शामिल है, हरा रंग। हम पे किसने ये हरा रंग डाला। अब आप पर किसने डाला वो तो हमें पता नहीं, लेकिन मेथी पर जरूर शायद प्रकृति ने रंग डाला हुआ है ना। तो हरी हरी मेथी के व्यंजन पे हम आ जाते हैं और देखिए हमारी साथी ने लिख भेजा है संदेश और व्यंजन विधि। हरी मेथी के आप बारीक कटी हुई मेथी ले लीजिए 1 कटोरी भर के। बेसन और सूजी आवश्यकता अनुसार आप ले लीजिए और नमक लेना है, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, थोड़ी हल्दी, शक्कर और नींबू का रस, जैसे आपके घर में जिस तरह से खट्टा मीठा पसंद है वैसा, और 1 चुटकी खाने वाला सोडा। अब मेथी में आवश्यकता अनुसार बेसन मिला लें और 2 चम्मच जितनी सूजी डालकर मिला लें। इसके जितने भी सारे मसाले अभी आपको बताए वो सारे डाल दीजिए। अब आटे की तरह इसे लगा लें, लंबा पतला रोल बना लें और भाप के लिए 20 से 25 मिनट तक इसे पकाएं। और जब पक जाए उसके बाद आप इसे ठंडा होने दें। फिर गोल गोल आकार में इसे आप काट सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको एक छौंक देना है, बघार देना है, तिल, हरी मिर्च, राई, जीरा, कड़ी पत्ता के साथ, और अच्छा सुनहरा होने तक इसे पकाइए। तो ये मेथी के मुठिए कहलाएंगे। बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। और ये इसके आप प्याज लहसुन का या तड़का लगा दीजिए या फिर आप ग्रेवी बना लीजिए। हाँ। और उस ग्रेवी में इसको सब्जी की तरह भी खा सकते हैं। या फिर अगर आप घर में सबको दाल चावल गरम गरम पसंद है ना, तो उसके साथ ये साथ में बीच बीच में मेथी की मुठिए बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और देखिए हमारे एक श्रोता है जो उन्होंने शायद राजस्थान के बीकानेर शहर से ये लिखा है। वो लिखते हैं कि मेथी बड़ी गुणकारी और सेहत के लिए बहुत उत्तम होती है। कभी पेट में दर्द हो तो मेथी दाने और नमक को 1 गिलास पानी में लेने से पेट दर्द में आराम मिलता है। मेथी का साग बनता है, मेथी के पराठे बनते हैं, मेथी का रायता बनता है। बहुत ही खाने में शानदार और स्वादिष्ट होता है। सर्दियों में जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द हो तो मेथी के लड्डू बनाए जाते हैं जिन्हें खाने से दर्द में आराम मिलता है। राजस्थान बीकानेर में बहुत ही फेमस है ये चीज़ें, बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक दुकान में सुबह नाश्ते में मेथी की सब्जी और पूड़ी मिलती है तो बहुत स्वादिष्ट होती है, जिसको खाने के लिए लोगों को दूर दूर से लोग आते हैं। और मेथी का ये सेवन सर्दी सेहत के लिए तो हमें करना ही चाहिए जी। तो कभी इस क्षेत्र में जाएंगे तो हम भी जरूर इसे नाश्ते में वहाँ पर खाएंगे जी। अब एक और व्यंजन है, ये वैसे तो अधिकतर मेथी की सब्जी और पराठे ही बनाती थी हमारी ये सखी कह रही हैं, लेकिन इस बार मैंने हरी मेथी की मठरी बनाई। तो मेथी को धोकर काटकर हल्का सा घी में कढ़ाई में मैंने उस मेथी को पहले डाल दिया, फिर थोड़ी देर उसे हिलाते रहे जिससे उसकी मात्रा थोड़ी हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। फिर उस मेथी को आटा, उसमें थोड़ा बेसन, मैदा और हल्की सी सूजी डालकर नमक, मिर्च, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च, तेल, हींग और मोयन के लिए तेल डाल के उसको गूंथ लिया पानी से। इसके बाद उसकी लोई छोटी छोटी बनाई और बड़ी सी रोटी फिर बेल ली।
थोड़ी पतली, या घर में किसी को मोटी पसंद है तो मोटी या पतली। फिर उसके पूरी बनाने जितनी लोइयाँ काटी और उसे छोटी छोटी सी मठरी का आकार देकर बेल कर इसको हमने तल लिया। अब ये चाय के साथ खाने में बहुत मजेदार है। बिल्कुल सही कहा। और एक ने कहा है कि मेथी की पकौड़ियाँ बनाई जा सकती हैं। मेथी को धोकर सुखाकर बारीक काट लें, इसमें कुचले अदरक, लहसुन, मिर्च, नमक, हल्दी, बेसन डालकर इसके पकौड़े तल लें। एक अलग बर्तन में गुनगुने पानी से इन पकौड़ियों को डाल दें, इन पकौड़ियों को, और एक अलग बर्तन में बेसन, दही, हल्दी मिलाकर कढ़ी का घोल बनाएं। कढ़ाई में तेल गरम होने दें, कटे प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट डालें, इसे थोड़ा भून लें। अब बेसन का घोल डालकर कढ़ी को उबाल आने तक पका लें। अब पकौड़ियों को हाथ में दबाकर खौलती कढ़ी में डाल दें। सबसे लास्ट में नमक डालें। मेथी की साग की जगह आप बथुए, पालक, पोई का साग भी बना सकती हैं, और मेथी के साग में सोया के पत्ते मिलाकर पकौड़ियाँ बनाकर इसकी ग्रेवी बनाकर कोफ्ते भी बना सकती हैं। मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, देखिए ये देखने सुनने में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लंबा है, लेकिन बहुत ही और लाभदायक भी, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हरी मेथी के व्यंजन तो बनाए जा सकते हैं। बारीक कटी हुई हरी मेथी एक कटोरी भर लें, बेसन और सूजी आवश्यकता अनुसार ले लें, नमक ले लें, अदरक ले लें, मिर्च का पेस्ट बना लें, हल्दी, शक्कर, नींबू का रस, एक चुटकी खाने का सोडा, मेथी में आवश्यकता अनुसार बेसन मिला दें और 2 चम्मच जितनी सूजी डालकर इसे मिला लें। अब इसमें सारे मसाले डाल दें, आटे की तरह लगा लें, लंबा लंबा पतला पतला रोल बना लें और भाप के द्वारा 20 से 25 मिनट तक इसे पकाएं। पक जाने पर ठंडा होने दें, गोल गोल काटें, तिल, हरी मिर्च, राई, जीरा, कड़ी पत्ता के साथ बघार लगाएं और अच्छे से सुनहरा होने तक तलें और चटनी के साथ स्वादिष्ट बनता है व्यंजन, और इसे आप खा सकते हैं गर्मा गर्म। जी। अब एक गीत सुनाना चाहते हैं? बिल्कुल, गीत सुना लेते हैं, लेकिन एक और अभी मेरे पास व्यंजन आया हुआ है। आपके पास है? बिल्कुल सुनाइए। लिखते हैं कि वैसे तो मैं अधिकतर हरी मेथी की सब्जी और पराठे ही बनाती थी, लेकिन इस बार मैंने हरी मेथी की मठरी बनाई। अच्छा, मठरी बना ली है, तो चलिए बताइएगा। हाँ, मठरी बन चुकी है, तो चलिए इसी मठरी को हम खाते हैं चाय के साथ। हाँ तो दीपा, ये कसम तो हमने भी खाई है कि हम अपनी सखियों और सखाओं से कभी जुदा नहीं होंगे, और इस वक्त कार्यक्रम में आएंगे और हमेशा उनसे बातचीत करेंगे। जी, है ना? इसी वादे के साथ आज हम उनसे लेते हैं इजाजत। हाँ, तो दीजिए दीपा माहेश्वरी और मंदाकिनी जोशी को नमस्कार।